हनुमान बेनीवाल का दायां हाथ माने जाने वाला व्यक्ति है वो कांग्रेस में आ गया। किसान विरोधी सरकार की वजह से किसान परेशान है। आपकी आखिरी बार कब बात हुई? विपक्ष एकदम कमजोर होते जा रहा है। खुले रूप में तो भले नहीं हुआ है, लेकिन ये कोई गुप्त रूप से गठबंधन हुआ है। वैसे ही नॉर्मल वे में बातें होती रही और उनकी मन की बात आप उनसे ही जान सकते हो। हनुमान बेनीवाल को लेके बहुत ज्यादा आप बोल नहीं रहे हैं खुल के, क्या उसकी वजह? जब तक उनके साथ थे, ईमानदारी से और मन से साथ में थे। हैशटैग चला रहे हैं कि हम हनुमान बेनीवाल के साथ में हैं। कुछ भावुक लोग हैं, वो करते हैं टिप्पणियाँ। वो एक तरह से बता रहे हैं कि उन्होंने आपको बनाया है। परिस्थितियाँ क्या बन गई वो आप सबको पता है। कि नागौर उससे बाहर निकल के सीटें जीतने के दावे हुए थे। तो एक दूसरे का सहयोग होता है तभी बातें बनती है। मोदी सरकार ने वहाँ कौन से काम नहीं किए इसको गिनाया। नल तो कुछ जगह पहुंचे हैं, लेकिन जल कैसे आएगा उसका किसी को कोई अता पता नहीं है। कोई भी ऐसी सीट है वो कांग्रेस जीत नहीं पाई है। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेखा चौधरी और प्रवीण सिंह भाटी, उनकी भूमिका इस चुनाव के अंदर कैसे मेरी देखी? कोई दूसरी लड़ाई थी नहीं, राजनीतिक लड़ाई थी। एक सीट पे तो आपने ही रोक लिया रथ। सर्टिफिकेट देने का अधिकार तो जनता का है। कि मुकाबला है वो दो ध्रुवीय हो। ये खाली थोथी बातें हुई है। हनुमान बेनीवाल से भी मांगेंगे मदद? भी इतनी मेरी बड़ी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उनके लिए कोई सुझाव दे सकूं। राजस्थान की जिस सीट पर सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चाएं हैं, माहौल गरमाया हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पशुपेश की स्थिति में है, जहां सबसे ज़्यादा नेताओं पर नज़र टिकी हुई है, वो सीट है बाड़मेर जैसलमेर। और उस सीट पर जो राजनीतिक समीकरण बदले हैं, उसकी धुरी बनकर उभरे हैं उम्मीदवार जी बेनीवाल। उम्मीदवार जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपसे समझेंगे वहाँ के समीकरणों को लेकर, और साथ में आपको लेकर जो चर्चाएं हैं, जो सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, तमाम मसलों पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। उम्मीदवार जी, आपको पहले तो आपका कांग्रेस में आना और उसके पीछे की राजनीति और उस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन पहले ये समझना चाहता हूं कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही जिसमें हनुमान बेनीवाल का दायां हाथ माने जाने वाला व्यक्ति है वो कांग्रेस में आ गया? ऐसी विशेष कोई परिस्थितियां, मजबूरियां नहीं थी, लेकिन वर्तमान जो स्थितियां हैं, बाड़मेर ज़िले के लोगों की भावना को देखते हुए ये स्टेप लिया गया। और जो वर्तमान देश की परिस्थितियां चल रही है, किसान विरोधी सरकार की वजह से किसान परेशान हैं। जैसे कृषि क्लेम की बात हो, चाहे फसल बीमा की बात हो, किसानों के आय दुगनी करने की बात हो, किसानों के लिए बिजली और पानी की समस्या हो, उन चीज़ों पे सरकार का फोकस बिल्कुल नहीं है और विपक्ष एकदम कमज़ोर होते जा रहा है। इसलिए मजबूती प्रदान करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, बाड़मेर लोगों की भावना को समझते हुए ये स्टेप उठाया गया। हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक हैं सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय हैं। आपकी आखिरी बार कब बात हुई उनसे? उनसे आखिरी बात हमेशा वैसे होती रहती थी। जब पार्टी ज्वाइन की उससे एक दिन पहले हुई थी और वैसे कंटिन्यू बात होती रहती थी उनसे। पार्टी आपने कांग्रेस ज्वाइन की, इससे एक दिन पहले आपकी बात हुई थी? बिल्कुल बात हुई थी। क्या बात हुई? वैसे ही नॉर्मल वे में, अभी चुनाव गठबंधन करके हमें चुनाव लड़ना चाहिए और प्रयास कर रहे हैं, तो वो वैसे ही नॉर्मल वे में बातें होती रही। और यही था, अभी कांग्रेस के साथ में गठबंधन अगर नहीं हो रहा है तो मैं उधर कांग्रेस में जाने का मन है। इस नॉर्मल ये इस तरीके की बातें हुई थी। जब आप ये कह रहे हैं तो लोगों में और संशय भी पैदा होगा, और सोशल मीडिया पे लगातार बात भी चल रही है कि खुले रूप में तो भले नहीं हुआ है, लेकिन ये कोई गुप्त रूप से गठबंधन हुआ है हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के बीच में, और उसका नतीजा है उम्मीदवार राम जी कांग्रेस में आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे क्लियर तो आप उनसे पूछ लीजिए, वैसे हो जाएगा। लेकिन हमने जो फैसला लिया, हम मेरे ये निजी व्यक्तिगत फैसला था और उनकी मन की बात आप उनसे ही जान सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उनको बिना बताए अंधेरे में आप आ गए। सब कुछ बातें क्लियर हो गया है। तो एक दिन पहले बात हुई है, इसका मतलब तो ये कि कहीं ना कहीं ये समझौते का हिस्सा रहा है पॉलिटिकली। ये तो मैं कुछ इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बाकी आपको जो पूछना है वो पूछें। लेकिन ऐसा क्या हुआ उम्मीदवार राम जी कि हरीश चौधरी वहाँ के बड़े नेता, और महज 700-800 वोटों से आपका अंतर रहा था, आप उसी पार्टी में आ गए और दूसरे पंक्ति के नेता हो गए, जबकि आपने तो उनको चुनौती दी थी।
देखिए, हमारे जो बाड़मेर के दिग्गज नेता है हेमाराम जी चौधरी साहब, वो वैसे ही उनके आशीर्वाद में ये निर्णय हुआ। सब लोगों से विचार विमर्श करके निर्णय लिया गया और समाज के बुजुर्ग किसानों 36 कौम के लोगों से राय सुमेरा करके ये निर्णय लिया गया। ये कोई मेरा वैसे निर्णय तो व्यक्तिगत था, लेकिन राय मशवरा सब बाड़मेर की पूरी जनता से करके लिया गया। लोग कह रहे हैं कि बाड़मेर जैसलमेर बाड़मेर जो सीट के ऊपर आप हैं, तो फिर नागौर के अंदर भी कोई न कोई ऐसा चेहरा है, वो गुप्त समझौते के रूप में कोई सामने आ सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अभी समझौता की तो उनकी ऊपरी लेवल पर बातें चल रही है, और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता तब तक हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, और हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल को लेके बहुत ज़्यादा आप बोल नहीं रहे हैं खुल के, क्या उसकी वजह? देखिए, हनुमान जी हमारे आदरणीय हैं। वैसे हम तो राजनीतिक रूप से तो 2010 से मेरी मिसेज सरपंच बनी थी, उसके बाद में आए हैं। और वैसे हमारी विचारधारा शुरू से ही कांग्रेस की विचारधारा थी, और हनुमान जी एक जुझारू नेता हैं। किसानों को जागृत किया, जवानों को जागृत किया, और हम जब तक उनके साथ थे ईमानदारी से और मन से साथ में थे। हमारे बीच में कोई गिला शिकवा ऐसा कुछ बात थी नहीं। लेकिन अब जो स्थितियां हुई, ये मेरा निजी निर्णय है, और इसके बारे में उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मेरे वो आदरणीय थे, आदरणीय हैं, सम्मान्य है, लेकिन राजनीतिक रूप से अब मैंने कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ गया हूँ। उनके क्या सोशल मीडिया पे आपने देखा है, क्या कुछ उनके समर्थक लिख रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं कि हम हनुमान बेनीवाल के साथ में हैं, आपके इस कदम को लेकर वो टिप्पणियां कर रहे हैं, आपने देखा है उसको? देखिए, अब छोटा मोटा चलता रहता है, बाकी सब ठीक है। ऐसा कोई जितना चला रहे हैं उतना कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भावुक लोग हैं, वो करते हैं टिप्पणियाँ। वो अपना लोकतंत्र के अंदर अपना मत जाहिर करने का, अपने विचार व्यक्त करने का सबको अधिकार है। ये देखिए, एक वीडियो है वो शेयर किया है, वीडियो 2017 का है, बाड़मेर के विवाह समारोह का है, और आप देख सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल का बाड़मेर में भी उस समय कैसा क्रेज़ था। वो एक तरह से बता रहे हैं कि उन्होंने आपको बनाया है और आपने उनका साथ छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी वजह से ही हम आए हैं पार्टी में, और पार्टी बड़ी मेहनत की है। और वैसे तो अब 70-80 सीटें दी थी, और उसके रिजल्ट क्या निकले क्या नहीं निकले, और जो लास्ट में आते आते परिस्थितियाँ क्या बन गई वो आप सबको पता है। और बनाने में नहीं बनाने में ये सब जोग संजोग की बातें होती है। और मैं उनके सहयोग की कभी ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो एक दूसरे का सहयोग होता है, तभी बातें बनती है। लेकिन कई लोग आपके समर्थन में भी वहाँ बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक नेता के रूप में हनुमान बेनीवाल का मंच पे और अपने साथियों से जिस तरह का बर्ताव होता है, वो ठीक नहीं है, और इसी कारण अच्छे लोग उनसे दूर हो रहे हैं। देखो, कुछ न कुछ प्लानिंग में, मैनेजमेंट में कमियां रही है। अकेले आदमी है, प्रयास खूब किए, लेकिन एक 2 4 5 लोग मिल के सब कुछ कर नहीं सकते। उसके लिए संगठित टीम चाहिए, बड़ी टीम चाहिए, संसाधन चाहिए। हनुमान जी हमेशा लड़ा के रहे हैं, और उन्होंने अच्छा करने का प्रयास भी किया, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से, कुछ मैनेजमेंट की कमी से पार्टी आगे नहीं बढ़ पाई। फिर भी वो उनकी विचारधारा है, और वो शायद प्रयास करेंगे पार्टी को और मजबूत करने के लिए। लेकिन मेरी कुछ निजी मजबूरियां थी, कुछ समाज के बुजुर्गों के लोगों के, 36 कौम के लोगों का साथ लेकर ये निर्णय लेना, और इस स्थिति के पर आने के लिए मैं खुद ही मजबूर हो गया था, इसलिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। आप तो उस पार्टी से जुड़े रहे हैं, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वादे हुए थे, दावे हुए थे, और शेखावटी, नागौर उससे बाहर निकल के सीटें जीतने के दावे हुए थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। खुद अपनी सीट है वो बड़ी मुश्किल से बेनीवाल उस वक्त निकाल पाए। तो आपको क्या लगता है, ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि आप उससे जुड़े रहे हैं पहले? देखिए, बिल्कुल समय तो सुनिश्चितपूर्ण है ही, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन सब कुछ समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेनीवाल जी कांग्रेस में आएंगे क्या, हनुमान बेनीवाल? देखिए, वो उनकी निजी राय है, उनके विचार हैं, उनके बारे में आप उनसे ही पूछिए। मैं तो उनके लिए इतना ही कहूँगा कि उनका भविष्य उज्जवल हो। उन्होंने जो किया अच्छा किया, आगे करें वो अच्छा करें। लेकिन मेरी निजी विचार से मैं अब से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से पूर्ण रूप से जुड़ गया हूँ। आप तो जुड़ गए हैं, लेकिन कोई सुझाव देना चाहेंगे उनके समर्थकों को, खुद हनुमान बेनीवाल को?
अभी इतनी मेरी बड़ी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उनके लिए कोई सुझाव दे सकूं। वो खुद समझदार हैं, बड़े नेता हैं, लड़ाके हैं, जुझारू हैं, अच्छे इंसान हैं, तो वो अपना फैसला, हम तो उनसे अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ सुझाव दें इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है, आपने कहा कि हनुमान, ये जो आपका कांग्रेस के अंदर आना हुआ है और उसमें हरीश चौधरी और आप तो प्रतिद्वंदी थे, बीच का समझौता है वो मदन प्रजापति जी हैं या हेमाराम चौधरी जैसे जो चेहरे हैं वहाँ पर कांग्रेस के, उन्होंने ये पहल की है। अब उन दोनों की प्रतिद्वंदिता तो सामने है, चुनावी मैदान में थे ही आप, अब कैसे साथ में बैठेंगे? बिल्कुल, अभी हमारा कोई राजनीतिक लड़ाइयाँ होती रही है, सगे भाई आमने सामने लड़ते हैं। आपने देखा नमो नारायण मीणा, हरि नारायण मीणा, सगे भाई थे और आमने सामने चुनाव लड़ाए। तो ऐसा कोई हमारी कोई दूसरी लड़ाई थी नहीं, राजनीतिक लड़ाई थी, लेकिन विचारों की लड़ाई थी। वैसे हम हेमाराम जी को गार्जियन मानते हुए पूरी बाड़मेर की कांग्रेस की टीम, मदन जी है, पद्माराम जी है, रूपाराम जी धंधे है, साले मोहम्मद जी है, उस अमीन खां जी है, अब्दुल्ला जी है, गफूर जी है, और शिवाना की पूरी टीम, सुनील जी वगैरह जो चुनाव लड़े हैं, माननीय मानवेंद्र जी, सबसे विस्तृत चर्चा होने के बाद में ये स्टेप लिया गया है। अब आगे क्या, क्योंकि ये जब आपसे बात हो रही है, कांग्रेस की उस सीट पर टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, तो एक स्वाभाविक तौर पे तो दिख रहा है कि आपको पार्टी का टिकट मिलेगा। कैसे चुनावी रणनीति को आप देख रहे हैं कांग्रेस के लिहाज से वहाँ पर? देखिए, हम सब मिलकर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और ये हमारी सब प्लानिंग अच्छी तरीके से करके, जो पीछे जो कमियां रह गई थी, पिछली बार रह गई थी या विधानसभा के अंदर रह गई थी, और बहुत सारी सीटें मात्र 2-2 हज़ार से 3-3 हज़ार से, अभी मदन जी हैं वो मात्र 2,000 वोटों के मार्जिन से हार गए थे, पद्माराम जी भी 2-2.5 हज़ार से पीछे रह गए थे। तो ऐसे कम मार्जिन से सीटें जो कांग्रेस की नहीं आई, निकल गई थी, तो हम सब मिलकर अच्छा प्रयास करेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और बाड़मेर जीतेंगे। बाड़मेर और वहाँ के कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि रिफाइनरी उसको लेकर हमने देखा कि पचपदरा को ज़िला बनाना, ऐसे कई ऐसे जनता के मुद्दे वहाँ जनप्रतिनिधियों ने उठाए, मदन जी ने उठाए, तमाम लोगों ने उठाए, लेकिन वोट कांग्रेस को उस रूप में नहीं मिला। देखिए, बाड़मेर का मेन मुद्दा तो एजुकेशन का है, और बड़ी छितराई हुई ढाणियों के अंदर लोग रहते हैं, स्कूलों के अंदर अध्यापकों की कमी है, और उनको अच्छी फैसिलिटी की कमी है। तो मेन तो हमारा एजुकेशन के ऊपर फोकस रहेगा। उसके साथ साथ मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की है, बिजली की है, किसानों के लिए समय पर बिजली मिले, पूरी बिजली मिले, पूरा वोल्टेज मिले, और इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर का जो जोड़ने की प्लानिंग लंबे समय से लग रही है, चल रही है, उसके बारे में मजबूती से पैरवी करेंगे, और स्थानीय लोगों को सबसे ज़्यादा रोज़गार वहाँ मिले, इसका मेन मुद्दा रहेगा। जैसे कि अभी रिफाइनरी है, रिफाइनरी के अंदर 30-35 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर स्थानीय लोग तो सिर्फ 2-3 हज़ार ही हैं। हमारा ये मकसद रहेगा कि स्थानीय लोग कम से कम 70 से 80% स्थानीय लोगों को वहाँ रोज़गार मिले। रिफाइनरी के साथ साथ ऑयल एंड गैस के फील्ड में भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट और आने वाले हैं, विंड एंड सोलर के प्रोजेक्ट और आने वाले हैं, और खनिज पदार्थों में देखें, कोयला है, टंगस्टन, यूरेनियम, बहुत सारे वहाँ खनिजों की संभावनाएं। लेकिन मजबूती से बाड़मेर ज़िले की पैरवी सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर नहीं हुई, और पिछले 5 सालों की बात करें तो कोई ऐसा बड़ा मुद्दा वहाँ उन्होंने नहीं उठाया और ढंग से पैरवी नहीं की। सपने ज़रूर दिखाएं कि बाड़मेर जैसलमेर से होते हुए गुजरात रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। ये बातें मैं जब से समझने लगा तब से सुनता आया हूँ, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। बाड़मेर के अंदर सिविल एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, उसके अंदर कुछ काम नहीं हुआ। बाड़मेर के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर बाजरा अन्वेषण केंद्र की भी बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ एक खाली पत्थर लगाए, उसके अलावा कोई काम नहीं आया। मोदी जी पहले बहुत सारे सपने दिखाए थे, 2014 से जब से इनकी बीजेपी पहली बार एंट्री मारी, तब भी सपना दिखाया कि दोनों नहरों को जोड़कर, और तीसरा नदियों को जोड़कर बाड़मेर के लिए नहर, और बाड़मेर के हर खेत तक, हर किसान के घर तक पीने का पानी और खेती का पानी लाएंगे, और गुजरात की तरफ आम और अंगूर की खेती बाड़मेर के अंदर होगी। लेकिन वो खाली सपने ही रह गए और खाली थोती बातें ही रह गई। आज भी बाड़मेर के 30% घर ऐसे हैं जो अंधेरे में हैं, उनके घर तक बिजली नहीं पहुंची है। जो
पानी और बिजली की बात कर रहे थे कि 2022 तक हर घर नल और हर घर बिजली पानी की व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन नल की बात करें तो नल तो कुछ जगह पहुंचे हैं, लेकिन जल कैसे आएगा उसका किसी को कोई अता पता नहीं है। और विद्युत भी 20-30% घरों के अंदर अभी भी रोशनी अंधेरे के अंदर वो जी रहे हैं। घरों की बात करें कि हमने इतने घर बना दिए, उतने घर बनाए, लेकिन उनमें भी वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर साबित हुआ है। और किसानों की बात करें तो जो बीमा कंपनियां हैं वो हमेशा किसानों के साथ में ठगी करती आई है। 2018 से अभी तक लगातार देखते आ रहे कि लगभग 2500 करोड़ बीमा क्लेम के रूप में मतलब किसानों से वो ले लिया और सरकार से हिस्सा ले लिया, लेकिन क्लेम के रूप में उन्हें तो 1000 करोड़ भी नहीं दिया किसानों को। तो क्लेम घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है, और कृषि मंत्री रहते हुए भी किसानों की सही ढंग से पैरवी नहीं कर पाए। और एमएसपी की बात हो, चाहे आय दुगनी की बात हो, ये खाली थोथी बातें हुई है। बातें तो खूब हुई है, कभी बोलते हैं हम एफटीओ बना के किसानों को समर्थ कर देंगे, कभी बोलते हैं कुछ करेंगे, कृषि पशुपालन है, मछली पालन है, बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होगा। हो सकता है वो कागजों के अंदर किसानों की पूरी हो गई हुई। हमारा मेन मुद्दा यही रहेगा कि किसान कैसे आगे बढ़े, समृद्ध हो, सक्षम हो, और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कैसे मिले, और शिक्षित कैसे हो। युवा शिक्षित होगा तभी विकसित हो पाएगा। इसके ऊपर हम मेन फोकस रख के आगे काम करेंगे। आपने तमाम बातें कही, मोदी सरकार ने वहाँ कौन से काम नहीं किए इसको गिनाया, लेकिन विधानसभा चुनाव परिणामों को अगर देखते हैं तो बायतू के अलावा कोई भी ऐसी सीट है वो कांग्रेस जीत नहीं पाई है। तो ऐसे में कैसे देखते हैं इस पूरे लोकसभा के समीकरणों को? और दूसरा सवाल, निर्दलीय विधायक के रूप में वहाँ पर 2 लोग मौजूद हैं, प्रियंका चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी, उनकी भूमिका इस चुनाव के अंदर कैसे देखते हैं? देखिए, निर्दलीय तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी, हमारे बार उसकी बात नहीं हुई। बाकी जीत तो नहीं पाए, लेकिन वोटरों का मार्जिन देखें ना तो वोट कांग्रेस के ज़्यादा हैं। बीजेपी से वहाँ पे कांग्रेस के वोट ज़्यादा आए हैं। एक सीट पे तो आपने ही रोक लिया रथ। लेकिन ओवरऑल वोटों की बात करें तो कांग्रेस के वोट 50,000 बीजेपी से ज़्यादा हैं, और बाकी निर्दलीय और हमारे सब के गिने जाएं तो काफ़ी गैप है। लेकिन जनता सब समझदार है, प्रयास हमारा बेटर करने का रहेगा। बाकी निर्णय करना और हमारी बातों की कितनी सत्य है, कितनी ठीक नहीं है, उसका सर्टिफिकेट देने का अधिकार तो जनता का है। जनता निर्णय करेगी, वो सही करेगी। जो आपके प्रतिद्वंदी के रूप में कैलाश चौधरी हैं, वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आज भी मुलाकातों का दौर चल रहा है जयपुर के अंदर। रविंद्र सिंह भाटी से उनकी मुलाकात हुई है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि मुकाबला है वो 2 ध्रुवीय हो, 2 उम्मीदवारों के बीच में हो। लेकिन अगर वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बनता है तो उम्मीदवार राम जी का क्या दावा है? देखिए, मुकाबला चाहे त्रिकोणीय हो या आमने सामने का हो, हम अच्छी टक्कर देंगे और चुनाव बढ़िया तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा तो यही मानना है। अच्छा, एक बार फिर आप दिल्ली जाने की तैयारी में हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से। पहले आप दिल्ली पुलिस से जुड़े रहे और दिल्ली आना जाना आपका होता ही रहा होगा। अब कोशिश कर रहे हैं कि संसद के अंदर जाएं, पार्लियामेंट के अंदर जाएं। दिल्ली पुलिस से कैसे आप राजनीति में आए? देखिए, दिल्ली से लगाव हमारा शुरू से ही रहा है। दिल्ली हम घर जैसी लगती है। हमने तो जयपुर आने का प्रयास 2 बार कर लिया, और फिर सारे बाड़मेर के लोगों की भावना थी कि आपको दिल्ली जाना चाहिए वापस। तो इस वजह से दिल्ली की तरफ रुख किया है, और मैं आशा ही नहीं बल्कि बाड़मेर की जनता पर पूरा भरोसा है कि हमें जिस तरीके से हम दिल्ली जाना चाहते हैं उस तरीके से वो दिल्ली भेजेगी। और वैसे दिल्ली में दिल्ली पुलिस बतौर कांस्टेबल मैंने 95 से लेके 2006 तक 10 साल लगभग नौकरी की, और उसके बाद में मन नहीं लगा नौकरी में, तब अपना खुद का हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय शुरू किया। तब से अब दिल्ली आना जाना ही रहता है। दिल्ली हमको घर जैसा लगता है। टिकटों का ऐलान अब होगा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और उसके बाद में, लेकिन टिकट मिलने के बाद रणनीति और प्लानिंग को लेकर आरएलपी को कैसे वहाँ देखते हैं? उसका भी तो कैडर है, क्योंकि वो कैडर भी आपने तैयार किया, तो वो किस तरफ जाएगा? वो आरएलपी मूल की तरफ जाएगा या कांग्रेस में आपके साथ आ रहा है? देखिए, मुझे तो भरोसा है मेरे लोगों पे, वो मेरी मदद करेंगे। बाकी उनकी व्यक्तिगत उनकी सोच है, लोकतंत्र के अंदर अधिकार है, जहाँ उनका मन करे वहाँ वोट देंगे। हमारी तरफ से कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। हम तो मन से अपील करेंगे कि जिस प्रकार हम भाईचारे से, प्रेम से
और मेल मिलाप से आपके साथ रहें, वैसे ही आगे भी आपके साथ रहेंगे। और इस बार मेरी मदद करना, मैं इतनी अपील करूंगा उनसे। हनुमान बेनीवाल से भी मांगेंगे मदद जरूरत होगी? बिल्कुल मदद सबसे मांगेंगे, वो हमारे बड़े भाई साहब हैं, मदद मांगने में क्या जाता है, सबसे मदद मांगेंगे हम तो, हमारे मित्र लोग हैं, सबसे अपील करेंगे। अब नेता तो चुनिंदा होते हैं, गिनती के होते हैं, बाकी पब्लिक पूरी की कोई पार्टियां थोड़ी होती हैं, वो तो जो उम्मीदवार पसंद आता है, आदमी पसंद आता है, उसी को देख कर वोट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बात करने के लिए उमेदा राम बेनीवाल, जिस रूप में सहजता से अपनी बात कर रहे हैं। और सोचिए कि बाड़मेर जैसलमेर की पेचीदी जो राजनीति के अंदर है, जो पेचीदापन है, उतनी ही सहजता है उमेदा राम के बयानों में और बातों में नज़र आ रहा है। बेनीवाल से अलग हुए हैं लेकिन अदावत उस रूप में बता नहीं रहे हैं। कार्यकर्ता क्या करेंगे उसको लेकर भी उनकी अपनी राय है। और वहाँ जो निर्दलीय खेमा जिस रूप में सक्रिय है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ जिस रूप में सक्रियता दिखा रही है, उन तमाम बातों पर उनका अपना नज़रिया क्या है, ये आपने पंजाब केसरी के साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से जुड़ने के लिए। सहयोगी इशिका और कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ विशाल सूर्यकांत, पंजाब केसरी टीवी।